प्री व्यूअर्स, अनुपम इंटरटेनमेंट क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो पिछली बार हम लोग लिंग और वचन के बारे में पढ़ चुके हैं, तो उसके आधार पर कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। कल छूट गया था, इसलिए उसकी चर्चा पहले कर लिया जाए। तो आज हम क्रिया की चर्चा करें। उसमें पहला है बालक। इस पर प्रश्न बनता है कि बालक एक वचन है या बहुवचन है। बालक एक वचन है या बहुवचन है। तो हम ये जान लें कि बालक एक वचन भी है और बहुवचन भी। वह कैसे? क्योंकि हम इसे अगर वाक्य में प्रयोग करेंगे तो कह सकते हैं कि बालक जा रहा है। जब कहेंगे बालक जा रहा है तो वह एक वचन है। लेकिन हम यह भी कह सकते हैं कि बालक जा रहे हैं तो वह बहुवचन है। इस प्रकार बालक एक वचन भी है और बहुवचन भी। और हम अगले पर चर्चा करेंगे। दही खट्टा। तो इस पर भी प्रश्न बनता है कि दही स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो यहाँ हम जान लें कि दही का प्रयोग हमेशा पुल्लिंग के लिए किया जाता है। और कुछ वाक्य ऐसे दिए जाएंगे जो हमसे और आपसे पूछे जाएंगे कि इसमें कौन सत्य है। तो जहाँ लिखा रहेगा दही खट्टा है, वह वाक्य सत्य रहेगा। हम यही दही खट्टा है वाला विकल्प लगाएंगे। दूसरा है राम ने रोटी खाई। इस प्रकार के वाक्य रहेंगे कुछ कि राम ने रोटी खाया, राम ने रोटी खाई। तो जहाँ इस प्रकार लिखा रहेगा कि राम ने रोटी खाई, यह वाक्य सही रहेगा और इसी पर हम निशान लगाएंगे, इसी विकल्प पर निशान लगाएंगे तो यह सही होगा। तो ये पिछले दिनों की चर्चा थी जो छूट गया था। अब हम आज क्रिया के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम क्रिया की परिभाषा जानें। जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे हम क्रिया कहते हैं। जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे हम क्रिया कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जो इसका मूल रूप होता है उसे हम धातु कहते हैं। और इसके अंत में न, ने, नी इत्यादि शब्द आते हैं। इसके अंत में न, ने, नी इत्यादि शब्द आते हैं। क्रिया का रूप लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार बदलता रहता है। तो यहाँ लिखना, पढ़ना, चलना, खाना, पीना, हंसना, रोना, गाना, ये सब क्रियाएं हैं। अब हम इसके भेद की चर्चा करेंगे। तो यहाँ क्रिया के दो भेद होते हैं। सामान्यतः क्रिया के दो भेद या प्रकार होते हैं। क्रम एक है सकर्मक क्रिया और क्रम दो है अकर्मक क्रिया। तो सबसे पहले हम सकर्मक क्रिया की परिभाषा जानेंगे। तो यहाँ सकर्मक क्रिया जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि ऐसी क्रिया जिसका कर्म भी हो, जिसके साथ कर्म भी आता हो, उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो यहाँ जो ऐसी क्रिया होती है जिसका फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है, तो इस प्रकार की क्रिया को सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अध्यापक ने
लड़के को पीटा। अध्यापक ने लड़के को पीटा, तो यहाँ ये कर्म है, लड़के को पीटा, ये करता है, इसका प्रभाव जो है कर्म पर पड़ रहा है, इसलिए ये सकर्मक क्रिया है। दूसरा एक साधारण उदाहरण हम लिख दे रहे हैं कि वह पानी पीता, वह पानी पीता है। तो यहाँ कर्ता भी आया है, क्रिया भी आई है और कर्म भी आया। तो ये जब कर्म जिस वाक्य में प्रयोग होता है तो उस प्रकार की क्रिया को सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब हम दूसरे प्रकार की क्रिया की चर्चा करेंगे, यह है अकर्मक। अकर्मक क्रिया ऐसी क्रिया जिसका कर्म नहीं होता है, उसका प्रभाव केवल कर्ता पर ही पड़ता है, तो इस प्रकार की क्रिया को अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे विद्यार्थी जाता है, विद्यार्थी जाता है, यह विद्यार्थी करता है, जाना क्रिया है, इसमें कोई कर्म नहीं है। इस प्रकार यह जो है अकर्मक क्रिया के उदाहरण है। जैसे वह पढ़ता है, मैं सुनता हूँ, तुम खाते हो, तो इस प्रकार की क्रियाएं अकर्मक क्रिया का उदाहरण हैं। अब हम क्रिया के अन्य भेद की चर्चा करेंगे। अब हम क्रिया के अन्य भेद की चर्चा करेंगे। तो क्रिया के अन्य भेद भी होते हैं, उसमें क्रम एक है संयुक्त क्रिया। तो इसकी भी परिभाषा जानें। दो या दो से अधिक क्रियाओं के योग से, दो या दो से अधिक क्रियाओं के योग से जो पूर्ण क्रिया बनती है उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। दो या दो से अधिक क्रियाओं के योग से जो पूर्ण क्रिया बनती है उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे राम खाना खा चुका, खाना खा चुका, वह गाना गा चुकी है। राम खाना खा चुका है, वह गाना गा चुकी है। विद्यार्थी पढ़ने लगे, वह सोने लगी, राम हंसने लगा। तो जब दो क्रियाएं एक संयुक्त रूप से आए, यानी जुड़ी हुई आएंगी आपस में, खा चुका, गा चुकी, तो इस प्रकार की क्रियाओं को संयुक्त क्रिया कहते हैं। अब हम दूसरा नाम धातु क्रिया। अब हम नाम धातु क्रिया, क्रम दो है नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया। तो नाम धातु क्रिया की परिभाषा सबसे पहले सुन लीजिए कि जो क्रिया संज्ञा या विशेषण से बनती है उसे हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। जो क्रियाएं संज्ञा या विशेषण से बनती हैं उसे हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे ये संज्ञा की चर्चा हो रही है, बात से बतियाना, हाथ से हथियाना, दुख से दुखाना,
हाथ से हथियाना और दुख से दुखाना। इसी प्रकार अगर विशेषण की बात की जाए, विशेषण की बात की जाए तो गर्म, ये विशेषण है, गर्म से बनेगा गरमाना। चिकना, ये भी विशेषण है, चिकना से चिकनाना। गर्म से गरमाना और चिकना से चिकनाना, ये जो है नाम धातु क्रिया है, ये जो है नाम धातु क्रिया है। अब हम आगे चर्चा करेंगे प्रेरणार्थक क्रिया। अब तीसरी क्रिया की चर्चा करेंगे, प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया यह प्रेरणार्थक क्रिया की परिभाषा है। इस प्रकार की क्रियाओं में कर्ता स्वयं कार्य न कर कर किसी दूसरे से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। इस प्रकार की क्रियाओं में कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। जैसे यहाँ एक शब्द है पढ़ना, तो इससे प्रेरणार्थक होगी पढ़वाना। दूसरा है लिखना, इससे होगा लिखवाना। तो प्रेरणार्थक क्रिया में पढ़ना से पढ़वाना हो गई प्रेरणार्थक क्रिया, लिखना से लिखवाना प्रेरणार्थक क्रिया। तो पढ़वाना, लिखवाना, ये सब जो है प्रेरणार्थक क्रिया के उदाहरण हैं। अब चौथे पे हम चर्चा करेंगे पूर्वकालिक क्रिया। चौथा है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया तो इस प्रकार ऐसी क्रिया जिसके पहले कोई अन्य क्रिया आ जाए उसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जिसके पहले कोई अन्य क्रिया आ जाए उसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। तो इसकी पहचान है कर या करके। इसकी पहचान है कर या करके। जैसे वह खाना खाकर सो गया, वह खाना खाकर सो गया। वह खाना खाकर सो गया। दूसरा है अपना पाठ पढ़कर खेलो। यहाँ जो है खाकर, पढ़कर, यानी सोना के पहले आया है, खेलना के पहले आया है। तो पूर्वकालिक क्रिया जो है किसी क्रिया के पहले आती है और उसकी पहचान कर या करके है। तो इस प्रकार यहाँ पर खाकर और पढ़कर ये पूर्वकालिक क्रिया के उदाहरण हैं। अब द्विकर्मक क्रिया की हम चर्चा करेंगे। द्विकर्मक क्रिया द्विकर्मक क्रिया जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि ऐसी क्रिया जिसमें दो कर्म होते हैं। ऐसी क्रिया जिसमें दो कर्म होते हैं उसे हम द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। ऐसी क्रिया जिसमें दो कर्म होते हैं उसे हम द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। इसमें पहला है अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। दूसरा है राम ने श्याम को
थप्पड़ मारा। राम ने श्याम को अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। पहला बात तो यहाँ अध्यापक करता है छात्रों और हिंदी, ये दो कर्म है। छात्रों और हिंदी इस वाक्य में दो कर्म है, इसलिए यहाँ द्विकर्मक क्रिया है। उसी प्रकार दूसरे वाक्य में श्याम और थप्पड़, यहाँ दो कर्म है, इसलिए यह भी द्विकर्मक क्रिया है। और अब हम अंतिम और छठे कर्म की क्रिया की चर्चा करेंगे, जिसका नाम है सहायक क्रिया। इसका नाम है सहायक क्रिया। तो इसकी परिभाषा हम जान लें कि ऐसी क्रिया जो अर्थ को स्पष्ट और वाक्य को पूर्ण करने में सहायता करती हैं, उसे हम सहायक क्रिया कहते हैं। ऐसी क्रिया जो वाक्य के अर्थ को स्पष्ट और पूर्ण करने में सहायता करती हैं, तो इस प्रकार की क्रियाओं को हम सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे वह एक विद्यार्थी है, वह एक विद्यार्थी है, मैं एक शिक्षक हूँ। तो यहाँ पर पहले वाक्य में है, वह एक विद्यार्थी है, और यहाँ हूँ, ये जो है सहायक क्रिया का उदाहरण है, क्योंकि यह वाक्य को पूर्ण करने में सहायता कर रही है और स्पष्ट भी कर रही है। यह भी वाक्य को पूर्ण करने में सहायता कर रहा है और स्पष्ट भी कर रहा है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।